Hello everyone, welcome back to Ellie Update. Well, again we are back with another 25 MCQs related to research methodology. जैसा कि मैंने आपको हर सेशन में कहा है कि एवरीडे हम जो है 25 एमसीक्यू रिलेटेड टू रिसर्च मेथोडोलॉजी डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पे हम हर एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट वाइज डिस्कस करेंगे कि उसका करेक्ट आंसर क्या है और उसके जो रिमेनिंग ऑप्शंस है वो क्यों करेक्ट नहीं है, वो सारी चीजें भी देखेंगे जिससे कि आपका एग्जाम के लिए बहुत सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। लेकिन उससे पहले अगर आप ये एमसीक्यू समझ रहे हो ना, तो उससे पहले आपको इसका थोड़ा बहुत नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, मतलब इसके कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो स्टूडेंट इसके लिए हम लोगों ने एक अलग से इसका कोर्स प्रोवाइड किया हुआ है पीएचडी एंट्रेंस का, जिसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। अगर आपने अभी तक हमारा कोर्स परचेज नहीं किया है तो आप प्लीज जाके वहां से परचेज कर लीजिए, और डेफिनेटली अगर आप वो कोर्स परचेज करते हैं तो आई एम श्योर कि आप पीएचडी एंट्रेंस जरूर क्रैक करेंगे, क्योंकि वहां पे आपको कॉन्सेप्ट वाइज एक्सप्लेनेशन मिलेगा, रिकॉर्डेड सेशंस मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे, मॉक टेस्ट मिलेंगी। तो आई एम श्योर कि आप एग्जाम जरूर क्रैक करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ओके, first question is that dash is the name of the conceptual framework in which the research is carried out. Option A hypothesis, ऑप्शन बी रिसर्च डिजाइन, ऑप्शन सी सिनॉप्सिस और ऑप्शन डी सैंपल। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि वो फ्रेमवर्क क्या कहलाता है जो रिसर्च के पूरे प्रोसेस को स्ट्रक्चर और गाइड करता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी रिसर्च डिजाइन। यानी कि ये फ्रेमवर्क उस रिसर्च प्लान का आउटलाइन होता है जिसमें मेथड्स, प्रोसीजर्स और टूल्स का यूज होता है। यहाँ पे रिसर्च डिजाइन सही जवाब है। रिसर्च डिजाइन वो सिस्टमेटिक फ्रेमवर्क है जो रिसर्च के प्लान, अप्रोच और मेथड्स को स्ट्रक्चर देता है। ये पूरे रिसर्च प्रोसेस को गाइड करता है। अब बात करते हैं हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस एक रिसर्च क्वेश्चन या एजम्पशन होता है जो टेस्ट और इन्वेस्टिगेशन के लिए प्रपोज किया जाता है। ये फ्रेमवर्क नहीं होता बल्कि ये प्रिडिक्शन होता है या टेंटेटिव सॉल्यूशन होता है जो रिसर्च में टेस्ट किया जाता है। यहाँ पे हम सिर्फ प्रिडिक्ट करते हैं को टेस्ट करने के लिए। अब बात करते हैं सिनॉप्सिस। तो ये एक ब्रीफ समरी होती है जो रिसर्च प्रपोजल या रिसर्च पेपर का आउटलाइन प्रोवाइड करती है, लेकिन ये फ्रेमवर्क नहीं होती। बात करते हैं सैंपल की। सैंपल रिसर्च पॉपुलेशन का वो पार्ट होता है जिसमें जिसमें से डेटा कलेक्ट किया जाता है, ये भी फ्रेमवर्क नहीं है। तो यहाँ पे रिसर्च डिजाइन करेक्ट रहेगा। क्यों? रिसर्च डिजाइन एक ब्लूप्रिंट या हम जिसको फ्रेमवर्क कहते हैं जो रिसर्च प्रोसेस को सिस्टमेटिकली प्लान और एग्जीक्यूट करने के लिए बनाया जाता है। ये रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स, डेटा कलेक्शन मेथड्स और एनालिसिस टेक्निक्स को स्पेसिफाई करता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, डैश इज नॉट ट्रू स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ रिसर्च प्रोसेस। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि रिसर्च प्रोसेस के रिस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन से रिव्यू ऑफ लिटरेचर इज डन टू फाइंड आउट रिसर्च गैप। ऑप्शन डी रिव्यू ऑफ लिटरेचर इज डन फॉर क्रिटिकल लिटरेसी लिटरेरी रिव्यूज। ऑप्शन सी रिव्यू ऑफ लिटरेचर इज डन टू सीक सब्जेक्ट इनसाइट। ऑप्शन डी रिव्यू ऑफ लिटरेचर इज डन टू अवॉइड द रिपीटेशन। तो यहाँ पे पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है रिसर्च प्रोसेस के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा। क्यों? क्योंकि लिटरेचर रिव्यू का मेन पर्पस ये होता है कि एग्जिस्टिंग रिसर्च और गैप्स को समझा जाए, ताकि आपको नए इंसाइट्स और एरियाज पर फोकस किया जा सके और डुप्लीकेट रिसर्च को अवॉइड किया जा सके। क्रिटिकल लिटरेरी रिव्यूज लिटरेचर रिव्यू का पर्पस नहीं है, बल्कि ये रिसर्च का प्रोसेस का एक अलग पार्ट हो सकता है। अब बात करते हैं, ये सारे ऑप्शन तो करेक्ट है ही, क्योंकि लिटरेचर जो पहला वाला ऑप्शन ये सही है। लिटरेचर रिव्यू से लिटरेचर गैप आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिलती है जो नए रिसर्च के लिए एरिया स्पेसिफाई करता है। ऑप्शन सी यानी कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर इज डन टू सीक सब्जेक्ट इनसाइट, ये भी सही है, क्योंकि लिटरेचर रिव्यू से सब्जेक्ट की डेप्थ यानी डीप और बैकग्राउंड नॉलेज मिलता है। बात करें ऑप्शन डी, इसमें क्या कहा है, ये भी सही है कि क्योंकि लिटरेचर रिव्यू एग्जिस्टिंग जो पहले से स्टडीज हुई हैं उनको दिखाता है, जिससे कि किसी भी तरह का रिपीटेशन अवॉइड किया जा सके। इसीलिए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन डी रहेगा, क्योंकि यहाँ पे नॉट पूछा है और यही है जो सही नहीं है। नाउ मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3।
In APA citation style, it formats citation as dash. Option A, author's last name is spelled out and first name is reduced to initials. Option B, the author's full name, first and last is spelled out. Option C, the author's full name, first and last with date of birth is spelled out. Option D, none of above. तो इस क्वेश्चन में एपीए स्टाइल के सिटेशन फॉर्मेट के बारे में पूछा गया है। ठीक है। जो एकेडमिक रिसर्च के लिए कॉमनली यूज सिटेशन स्टाइल है, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा ना, वो ऑप्शन ए रहेगा। ठीक है। एपीए स्टाइल एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट है जो मोस्टली एकेडमिक राइटिंग में यूज होता है। इसका फॉर्मेट ऑथर का लास्ट नेम और फर्स्ट नेम के इनिशियल के साथ सिटेशंस बनाता है, जो कि फॉर्मल और प्रोफेशनल दिखाई देता है। बात करते हैं जो दूसरे ऑप्शंस की, लाइक पहला वाला, तो ये जवाब जो है ये तो सही है ही, हमने देख लिया है। अब जो सेकंड वाला जो है ये ये गलत है, क्योंकि एपीए स्टाइल में फर्स्ट नेम को फुल लिखना अलाउड नहीं है। ठीक है। अब बात करते हैं ऑप्शन सी की, ये भी गलत है क्योंकि डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं होता और फर्स्ट नेम भी फुल नहीं लिखा जाता। ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। Now question number 4. Primary sources of data collection does not include dash. Option A, questionnaire. Option B, interview schedule. Option C, observation. And option D, report. तो यहाँ का क्वेश्चन पूछा है कि प्राइमरी डेटा कलेक्शन मेथड्स के सोर्सेस में कौन सा इंक्लूड नहीं होता। ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट होगा, रिपोर्ट। क्योंकि ये गलत जवाब है, क्योंकि रिपोर्ट डेटा कलेक्शन का मेथड नहीं बल्कि कलेक्टेड डेटा का समराइजेशन और एनालिसिस होता है। प्राइमरी डेटा वो डेटा है जो डायरेक्टली रिस्पॉन्स से कलेक्ट किया जाता है और उसमें आते हैं क्वेश्चनर्स, इंटरव्यूज, ऑब्जर्वेशन। रिपोर्ट सिर्फ कलेक्टेड डेटा को समराइज और इंटरप्रेट करने के लिए यूज होती है, ये डेटा कलेक्शन का टूल नहीं है। और जो क्वेश्चनर है तो ये प्राइमरी डेटा कलेक्शन का कॉमन मेथड है। ठीक है। और इंटरव्यू ये भी एक कॉमन मेथड है जहाँ पे फेस टू फेस रिस्पॉन्स को कैप्चर किया जाता है। ऑब्जर्वेशन यानी ये डायरेक्टली रिस्पॉन्डेंट्स को ऑब्जर्व करने का एक और प्राइमरी मेथड है, इसीलिए यहाँ पर रिपोर्ट जो है वो एक सोर्स नहीं है। यही करेक्ट ऑप्शन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5। तो बिफोर टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस डैश नीड्स टू बी डन। Option A, calculation of deviations. Option B, testing of normality of data. Option C, confirmation of objectives. Option D, identification of errors. So इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हाइपोथेसिस टेस्ट करने से पहले क्या चीज जरूरी होती है, क्या करना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा, टेस्टिंग ऑफ नॉर्मलिटी ऑफ डेटा। यानी कि जो है ये सही जवाब है, क्योंकि कई टेस्ट जैसे कि टी टेस्ट, एनोवा में डेटा का नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन होना जरूरी है। कई स्टेटिस्टिकल टेस्ट को सही से अप्लाई करने के लिए डेटा के नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना जरूरी है। नॉर्मलिटी चेक करके हम इंश्योर करते हैं कि टेस्ट का रिजल्ट रिलायबल है। बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ डेविएशन, तो ये डेटा एनालिसिस का पार्ट है लेकिन डायरेक्टली हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए पहले रिक्वायर्ड नहीं है। दूसरा जो ये ऑप्शन है, ऑप्शन सी कंफर्मेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव सेट करना रिसर्च के प्लानिंग फेज में होता है, ना कि हाइपोथेसिस टेस्ट से बिल्कुल पहले। ठीक है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरर्स, एरर्स को आइडेंटिफाई करना जरूरी है लेकिन हाइपोथेसिस टेस्ट का प्री कंडीशन नहीं है, इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करेंगे। In case of dash, a researcher may end up formulating a hypothesis. Option A, descriptive research. Option B, empirical research. Option C, exploratory research. Option D, analytical research. तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि रिसर्च के कौन से टाइप में हाइपोथेसिस बनाई जा सकती है। ठीक है। और ये क्वेश्चन हमने कितनी बार डिस्कस किया हुआ, आई थिंक 2-3 सेशन में आ चुका है ये वाला। तो यहाँ पे आपको इसका ऑप्शन आना ही चाहिए, दैट इज एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च ये सही है क्योंकि इसमें इनिशियल ऑब्जर्वेशन के बाद हाइपोथेसिस बनाई जा सकती है। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च एक नए एरिया को एक्सप्लोर करता है और यहाँ रिसर्चर्स पैटर्न्स या आइडियाज आइडेंटिफाई करके हाइपोथेसिस बनाते हैं जो फ्यूचर स्टडीज में टेस्ट हो सकती है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, तो ये रिसर्च टाइप बस फेनोमेना के फीचर्स को डिस्क्राइब करता है, हाइपोथेसिस बनाने के लिए नहीं होता।
एम्पिरिकल रिसर्च तो इसमें पहले से एग्जिस्टिंग हाइपोथेसिस टेस्ट होता है, नई हाइपोथेसिस बनाने का प्रोसेस नहीं होता। एनालिटिकल रिसर्च तो ये रिसर्च में हाइपोथेसिस को टेस्ट या एग्जामिन किया जाता है, इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, रिसर्च में कंप्यूटर यूज करने की लिमिटेशन क्या है? यहाँ पे क्वेश्चन पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिमिटेशन ऑफ यूजिंग कंप्यूटर इन रिसर्च? ऑप्शन ए, इट इज एक्यूरेट, फास्ट and has storage capacity. Option B, it performs statistical analysis for the researcher. Option C, it needs to be instructed to avoid misleading results. Option D, it has versatile function. तो यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया कि अ, इस क्वेश्चन में पूछा है कि रिसर्च में कंप्यूटर के यूज करने का ड्रॉबैक यानी उसकी लिमिटेशन क्या है। हमको पता है कि कंप्यूटर बहुत ज्यादा ही यूजफुल होता है, लेकिन हर चीज की लिमिटेशन तो होती है। यहाँ पे आपको लिमिटेशन बताना है, तो दैट इज ऑप्शन सी, इट नीड्स टू बी इंस्ट्रक्टेड टू अवॉइड मिसलीडिंग रिजल्ट्स। ठीक है, कंप्यूटर को एक्यूरेट रिजल्ट देने के लिए इंस्ट्रक्शंस की जरूरत होती है। अगर डेटा या प्रोग्रामिंग बियास्ड है तो मिसलीडिंग या गलत रिजल्ट्स आ सकते हैं, इसलिए केयरफुल मॉनिटरिंग जरूरी है। और जो भी ऑप्शन है, लाइक पहला वाला जो ऑप्शन है, ये एडवांटेज है, लिमिटेशन नहीं। ठीक है, और जो ऑप्शन बी है वो भी करेक्ट है, ये भी एक बेनिफिट है क्योंकि कंप्यूटर से जल्दी से डेटा प्रोसेस होता है। इट हैज वर्सेटाइल फंक्शंस, तो ये भी एडवांटेज है, क्योंकि जो कंप्यूटर है वो क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है। तो यहाँ पे उसकी लिमिटेशन ऑप्शन सी रहेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, फंडामेंटल रिसर्च इज द टाइप ऑफ रिसर्च दैट ऑप्शन ए इज मेड फॉर परफॉर्मिंग द बेसिक और प्योर रिसर्च, इट्स द थियोरेटिकल रिसर्च। ऑप्शन बी is intended for finding some solution to the problem considered. Option C includes fact-finding inquiries and surveys. Option D uses available information as the base to make the further critical evaluation. तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि फंडामेंटल रिसर्च किस टाइप का रिसर्च होता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा, क्योंकि फंडामेंटल या बेसिक रिसर्च का मेन गोल जो है नॉलेज को बढ़ाना होता है बिना किसी डायरेक्ट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए। यानी कि जो फंडामेंटल रिसर्च जिसको हम प्योर या बेसिक रिसर्च कहते हैं, तो ये थ्योरेटिकल रिसर्च होती है। और यहाँ पे जो रिसर्च होती है ना, इसको आप डायरेक्टली किसी फील्ड में आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन इसका मेन पर्पस होता है कि थ्योरी बिल्ड करना, जिसको हम आगे जाके बाद में हम अप्लाई कर सकते हैं किसी चीज को डीपली समझने के लिए। अब बात करते हैं जो सेकंड वाला ऑप्शन है कि किसी भी चीज का सॉल्यूशन लाने के लिए ये जो कैरेक्टरिस्टिक दी है ना, ये अप्लाइड रिसर्च की, किसकी अप्लाइड, यानी किसी चीज का सॉल्यूशन ढूंढना होता है ना, वो अप्लाइड रिसर्च होता है। और फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरीज एंड सर्वेज की बात करें तो ये कौन सा वाला रिसर्च है, डिस्क्रिप्टिव है। अब बात करें जो रिसर्च जो पहले से अवेलेबल इंफॉर्मेशन को बेस बना के उसके ऊपर से क्रिटिकल इवोल्यूशन करता है ना, वो एनालिटिकल रिसर्च का फीचर है। कौन सा है, एनालिटिकल है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, अ गुड रिसर्च डिजाइन हैज कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज ऑप्शन फर्स्ट ऑब्जेक्टिविटी, सेकंड बियासनेस, थर्ड रिलायबिलिटी, फोर्थ वैलिडिटी एंड फिफ्थ जनरलाइजेशन। तो यहाँ पे एक गुड रिसर्च डिजाइन में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना जरूरी है, आपको वो ऑप्शन चुनना है जिसमें सारी करेक्ट आ जानी चाहिए। तो पहली चीज तो एक गुड अच्छा रिसर्च डिजाइन, ऑब्वियसली इसमें ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, बियासनेस तो नहीं होना चाहिए, तो ये गलत है, ये और नहीं आना चाहिए। देन वो रिलायबल होना चाहिए, वो वैलिड होना चाहिए, वो जनरलाइज होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा ना, तो आपको वो चुनना है जिसमें सेकंड ना हो। तो यहाँ पे करेक्ट रहेगा ऑप्शन सी रहेगा। कौन सा रहेगा, सी रहेगा। क्योंकि ऑब्जेक्टिविटी ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिसर्च बियास फ्री होनी चाहिए। बियासनेस रिजल्ट रिसर्च के रिजल्ट को अफेक्ट करती है और ये डिजायरेबल नहीं होती है। ठीक है, रिलायबिलिटी ये इंश्योर करता है कि रिसर्च सेम रिजल्ट बार बार दे सकती है। वैलिडिटी की बात करें तो ये चेक करता है कि जो मेजर किया जा रहा है वो एक्यूरेट हो। और जनरलाइजेशन की बात करें, यानी कि जो रिजल्ट का जो भी आउटकम है वो जनरल पब्लिक पर अप्लाई कर सकते हैं। तो इसीलिए एक अच्छी रिसर्च डिजाइन में ऑब्जेक्टिविटी, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी और जनरलाइजेशन
होना बहुत जरूरी है, बियासेस नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये रिजल्ट को अनरिलायबल बना सकता है। ठीक है, आई होप कि आपको पता चल रहा होगा कि मैं यहाँ पे क्या बता रही हूँ। ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 बात करें तो dash does not involve absolute cause and effect relationship between a set of reasons and inferences. ऑप्शन ए इंडक्टिव थॉट, ऑप्शन बी डिडक्टिव थॉट, ऑप्शन सी हाइपोथेसिस, ऑप्शन डी रिसर्च डिजाइन। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा थॉट प्रोसेस कॉज एंड इफेक्ट के एब्सोल्यूट रिलेशनशिप को नहीं इंक्लूड करता। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट रहेगा ना, दैट विल बी ऑप्शन ए इंडक्टिव थॉट। इंडक्टिव थॉट ऑब्जर्वेशंस पर बेस्ड होता है और स्पेसिफिक से जनरल कंक्लूजन बनाता है, लेकिन ये कंक्लूजन हमेशा पक्का कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं दिखाता। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। बात करें डिडक्टिव थॉट, तो इसमें जनरल रूल से स्पेसिफिक रिजल्ट तक पहुंचा जाता है और कॉज इफेक्ट क्लियर होता है। हाइपोथेसिस तो ये एक अजम्पशन है जो टेस्ट किया जाता है, पर ये थॉट प्रोसेस नहीं है। रिसर्च डिजाइन तो जैसा कि आपको पता है कि ये एक प्लान है, थॉट प्रोसेस नहीं है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11, independent variables are also known as dash variables. Option A explanatory, ऑप्शन डी extraneous, ऑप्शन सी टेस्ट, ऑप्शन डी इंटरनल। तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को और किस नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पे करेक्ट रहेगा ऑप्शन ए। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो डिपेंडेंट वेरिएबल में जो चेंजेस होते हैं उनका रीजन होता है। अब बात करें एक्सट्रानियस, तो एक्सट्रानियस वेरिएबल्स वो होते हैं जो एक्सपेरिमेंट के कंट्रोल में नहीं होते। टेस्ट तो ये टर्म ज्यादा एक्सपेरिमेंटल कॉन्टेक्स्ट में यूज होती है, और इंटरनल तो ये टर्म इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के लिए स्पेसिफिक नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा ना। क्वेश्चन नंबर 12, टेस्टिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द डिजाइन इंस्ट्रूमेंट ऑन अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल फ्रॉम द पॉपुलेशन अंडर स्टडी इज कॉल्ड एज डैश। ऑप्शन ए डेटा कलेक्शन, ऑप्शन बी सर्वे, ऑप्शन सी पायलट टेस्टिंग, ऑप्शन डी हाइपोथेसिस टेस्टिंग। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि अ, अगर एक डिजाइन इंस्ट्रूमेंट को छोटे ग्रुप पर टेस्ट किया जाए तो उसे हम क्या कहेंगे। ठीक है, तो उसको हम कहेंगे पायलट टेस्टिंग। पायलट टेस्टिंग से पहले से एरर्स और डिफिकल्टीज आइडेंटिफाई कर सकते हैं ताकि फाइनल स्टडी में कोई दिक्कत ना हो। अब बात करें डेटा कलेक्शन, तो ये फुल स्टडी में होता है, पहले नहीं। सर्वे, तो सर्वे एक तरीका है डेटा कलेक्शन का, लेकिन ये स्पेसिफिक टेस्टिंग के लिए नहीं होता। हाइपोथेसिस टेस्टिंग, तो ये जो है कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, ये पहले का स्टेप नहीं है। ठीक है, इसीलिए पायलट टेस्टिंग करेक्ट रहेगा। Now question number 13. Dash involves an orderly arrangement of data into an array that is suitable for statistical analysis. Option A classification, option B coding, option C tabulation, option C exploration. So यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए डेटा को ऑर्गेनाइज करने क्या कहलाता है, तो ऑब्वियसली इसको हम ऑप्शन सी टेबुलेशन कहेंगे। ये सही आंसर है क्योंकि टेबुलेशन में डेटा को ऑर्गेनाइज करके सिस्टमेटिकली अरेंज किया जाता है टेबल वाइज में, जिससे कि आप इजीली एनालाइज और कंपैरिजन कर सके। ठीक है, क्लासिफिकेशन, तो क्लासिफिकेशन ये सिर्फ डेटा को कैटेगरीज में डिवाइड करता है, पर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए ऑर्गेनाइज नहीं करता। कोडिंग की बात करें तो ये डेटा को न्यूमेरिक या सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करता है, अरेंज नहीं करता। एक्सप्लोरेशन डेटा को एक्सप्लोर या एग्जामिन करने का प्रोसेस है, अरेंज करने का नहीं। Now question number 14. Mostly regression analysis is used in dash. Option A analyzing past performance. Option D understanding the trend. Option C knowing the association. Option D predicting the outcome. तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि रिग्रेशन एनालिसिस का मेन यूज क्या है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा, प्रिडिक्टिंग द आउटकम। ठीक है, तो जो है ये सही आंसर है क्योंकि रिग्रेशन एनालिसिस में फ्यूचर या आउटकम प्रिडिक्ट करने के लिए यूज होता है। ऑप्शन ए की बात करें, पास्ट परफॉर्मेंस एनालाइज करना, ये ट्रेंड एनालिसिस के लिए यूज होता है, लेकिन रिग्रेशन का मेन यूज नहीं है। और ट्रेंड को समझना ये जो है रिग्रेशन में हेल्पफुल है, पर मेन पर्पस नहीं है। और ये भी रिग्रेशन का पार्ट हो सकता है, लेकिन मेन पर्पस नहीं है।
डी करेक्ट रहेगा। रिग्रेशन एनालिसिस का मेन काम किसी भी वेरिएबल के वैल्यू को प्रिडिक्ट करना है, इसलिए इसे फोरकास्टिंग में यूज किया जाता है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की। An image, perception or concept that is capable of measurement is called dash. Option A scale, option B hypothesis, option C type और option D variable। तो यहाँ का क्वेश्चन पूछा गया है कि एक ऐसी चीज जो मेजरमेंट के कैपेबल हो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहेंगे वेरिएबल। क्या कहेंगे? वेरिएबल। वेरिएबल एक ऐसी चीज है जो मेजरमेंट के लायक होती है और जो स्टडी में मेजर और एनालाइज किया जा सकता है। ठीक है। अब बात करें स्केल, तो स्केल जो है वो मेजरमेंट के यूनिट्स को रिप्रेजेंट करता है, पर ये ऑप्शंस में बेस्ट फिट नहीं होता। हाइपोथेसिस, तो हाइपोथेसिस एक एजम्पशन है जो टेस्ट होता है पर वो मेजर नहीं होता। और टाइप, टाइप एक कैटेगरी है, ये भी मेजर के काबिल नहीं होता, इसीलिए वेरिएबल करेक्ट आंसर रहेगा। 1 second। नाउ क्वेश्चन नंबर 16। हाउ टू जज द डेप्थ ऑफ एनी रिसर्च? ऑप्शन ए बाय रिसर्च टाइटल, option B by research duration, option C by research objectives, option D by total expenditure और research। यानी कि यहाँ तो क्वेश्चन पूछा है किसी रिसर्च की डेप्थ को जज कैसे करते हैं। ठीक है, यानी कि अ, किसी रिसर्च के कितने गहरे एनालिसिस किया गया है, मतलब उसको कितना डीप एनालिसिस किया गया है, तो उसको कैसे हम जज करेंगे। तो उसको हम जज करने के लिए ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा, बाय रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। ये करेक्ट आंसर है क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स बताते हैं कि रिसर्च में फोकस क्या है और गोल्स क्या अचीव करने हैं। ऑब्जेक्टिव्स एक क्लियर फ्रेमवर्क बनाते हैं जो बताता है कि रिसर्चर किस लेवल पे और किस डेप्थ के साथ स्टडी कर रहा है। ऑब्जेक्टिव से रिसर्च के टारगेट और डिटेल समझ में आती है। ठीक है। रिसर्च टाइटल की बात करें तो ये टाइटल रिसर्च का टॉपिक बताता है पर उसकी गहराई को एक्यूरेटली मेजर नहीं करती। ड्यूरेशन की बात करें तो ये यानी कितना टाइम लगेगा, लेकिन ये भी डेप्थ को नहीं बताता। टोटल एक्सपेंडिचर सॉरी, खर्चा डेप्थ का इंडिकेटर नहीं होता, ये रिसोर्सेज ऑफ फंडिंग बताता है, इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। In the process of conducting research, formulation of hypothesis is followed by option A statement of objectives, option B analysis of data, option C selection of research tools, option D collection of data। तो इस क्वेश्चन में जो है पूछा गया है कि रिसर्च में हाइपोथेसिस बनाने के बाद का अगला स्टेप क्या होगा, यानी जब फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस होगा उसका अगला स्टेप क्या होगा। दैट विल बी सिलेक्शन ऑफ रिसर्च टूल्स। हाइपोथेसिस बनाने के बाद रिसर्च टूल्स को केयरफुली सिलेक्ट किया जाता है जो डेटा को एक्यूरेटली कलेक्ट कर सके और एनालिसिस में हेल्पफुल हो। स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, तो ऑब्जेक्टिव्स को हाइपोथेसिस से पहले डिफाइन किया जाता है। एनालिसिस ऑफ डेटा, तो डेटा एनालिसिस हाइपोथेसिस की टेस्टिंग के बाद आता है। और कलेक्शन ऑफ डेटा, डेटा तभी कलेक्ट होता है जब टूल सिलेक्ट हो जाते हैं, इसीलिए जो है ये जो स्टेप है इसके बाद का स्टेप रहेगा सिलेक्शन ऑफ रिसर्च टूल्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 18। One of the terms given below is defined as a bundle of meanings of characteristics associated with certain events, objects, conditions, situations, and the like. Option A construct, option B definition, option C concept, option D variable। So यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसा कौन सा टर्म है जो इवेंट्स, सब्जेक्ट या कंडीशंस का मीनिंग्स और कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करता है। तो इट विल बी ऑप्शन सी कॉन्सेप्ट। ये करेक्ट आंसर है क्योंकि कॉन्सेप्ट वो टर्म है जो किसी आइडिया, इवेंट या ऑब्जेक्ट के मल्टीपल मीनिंग्स को एक्सप्लेन करता है। कंस्ट्रक्ट, तो ये कॉन्सेप्ट के एडवांस लेवल पर काम करता है पर स्पेसिफिक नहीं है। डेफिनेशन, तो ये मीनिंग्स बताता है लेकिन एब्स्ट्रैक्ट मीनिंग या आइडियाज नहीं। वेरिएबल, तो वेरिएबल एक मेजरेबल एंटिटी है पर ये मीनिंग या आइडियाज को नहीं एक्सप्लेन करता, इसीलिए ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। और कॉन्सेप्ट एक ऐसा टर्म है जो किसी चीज के मीनिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स को होल्ड करता है और उसको स्टडी में एक्सप्लेन करता है। जैसे कि हैप्पीनेस एक कॉन्सेप्ट है जो किसी इंडिविजुअल के फीलिंग और स्टेट ऑफ माइंड को रिप्रेजेंट करता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 19। A statement of the quantitative research should
dash. Option A, extend the statement of purpose by specifying exactly the question researchers will address. Option B, help the researcher in selecting appropriate participants, research methods, measures, and materials. Option C, specify the variables of interest. And option G, all of the above. तो क्वेश्चन पूछा है एक क्वांटिटेटिव रिसर्च क्वेश्चन के स्टेटमेंट में क्या होना चाहिए। यहाँ पे ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव करेक्ट रहेगा। क्यों? तो एक अच्छा क्वांटिटेटिव रिसर्च क्वेश्चन क्लियरली बताता है कि रिसर्च का एम क्या है, कौन से वेरिएबल्स को मेजर किया जाएगा और मेथड्स और पार्टिसिपेंट्स के सिलेक्शन में हेल्प करता है। ये सारी बातें रिसर्च क्वेश्चन को और भी स्ट्रॉन्ग और फोकस बनाती हैं। तो यहाँ पे जो है, जो पहला ऑप्शन है, ये पर्पस स्टेटमेंट को एक्सपांड करता है और रिसर्च के एग्जैक्ट क्वेश्चंस को डिफाइन करता है। दूसरा ऑप्शन है, तो ये रिसर्चर्स को ये आइडेंटिफाई करने में हेल्पफुल होता है कि किस टाइप के पार्टिसिपेंट्स और मेथड्स यूज किए जाए। अब ये जो थर्ड वाला दिया है ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिसर्च में जो स्पेसिफिक वेरिएबल्स हैं वो क्लियर होने चाहिए, इसीलिए सभी बातें क्वांटिटेटिव रिसर्च क्वेश्चन में होनी चाहिए ना। क्वेश्चन नंबर 20, a formal documents that present the research objective design of achieving these objectives and the expected outcomes deliverables of the study is called dash. Option A, research design. Option B, research proposal. Option C, research hypothesis. Option D, research report. तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि एक ऐसा फॉर्मल डॉक्यूमेंट जो रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स उन्हें अचीव करने के डिजाइन और एक्सपेक्टेड आउटकम्स या डिलीवरेबल्स को रिप्रेजेंट करता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कहेंगे रिसर्च प्रपोजल। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, हमने प्रीवियस एक सेशन में डिस्कस किया था। तो ये जो है रिसर्च प्रपोजल करेक्ट है क्योंकि रिसर्च प्रपोजल वो डॉक्यूमेंट है जिसमें रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, मेथोडोलॉजी और एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स होते हैं। रिसर्च डिजाइन जो है ये रिसर्च को प्लान करने का प्रोसेस है, पर ये डॉक्यूमेंट नहीं है। हाइपोथेसिस तो ये एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है जो प्रूव किया जाता है, लेकिन ये फुल डॉक्यूमेंट नहीं होता है। रिपोर्ट तो ये फाइनल रिजल्ट्स को समराइज करता है, लेकिन प्रपोजल नहीं होता है, इसीलिए ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। रिसर्च प्रपोजल एक डॉक्यूमेंट होता है जो किसी रिसर्च प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव, मेथड्स और एक्सपेक्टेड आउटकम्स को डिटेल में बताता है और फंडिंग या अप्रूवल के लिए प्रेजेंट किया जाता है। Now question number 21. The first purpose of a survey is to dash. Option A, description. Option B, evaluation. Option C, protection. Option D, provide information. तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि सर्वे का पहला पर्पस क्या होता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन डी, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। ये करेक्ट आंसर है क्योंकि सर्वे का मेन एम इंफॉर्मेशन गैदर करना होता है। डिस्क्रिप्शन तो ये जो है सर्वे का एक एस्पेक्ट है लेकिन प्राइमरी पर्पस नहीं। इवेल्युएशन तो ये भी एक एस्पेक्ट है लेकिन ये प्राइमरी पर्पस नहीं है। प्रेशन ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है, ये मुझे लगता है एक टाइपिकल मिस्टेक है यहाँ पे, प्रेशन तो है ही नहीं कुछ। ठीक है, तो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन सर्वे का मेन पर्पस डेटा और इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना है जो एनालिसिस और अंडरस्टैंडिंग के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा। Now question number 22. Identifying causes of a problem and possible solutions to a problem is dash. Option A, field study. Option B, diagnostic study. Option C, action study. Option D, pilot study. तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी प्रॉब्लम के कॉज मतलब कि उसके रीजंस और उसके पॉसिबल सॉल्यूशंस को आइडेंटिफाई करना किस टाइप की स्टडी कहलाती है। तो यहाँ पे इसको हम कहेंगे ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा, डायग्नोस्टिक स्टडी। ठीक है, क्योंकि डायग्नोस्टिक स्टडी का मेन फोकस होता है कि कोई भी जो प्रॉब्लम है उसका कॉज क्या है और उसके लिए सॉल्यूशन क्या होंगे वो आइडेंटिफाई करना होता है। और बात करें तो फील्ड स्टडी लोकेशन पर एनालिसिस करती है लेकिन प्रॉब्लम डायग्नोसिस पर फोकस नहीं करती। एक्शन स्टडी तो ये जो है सिर्फ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक्शंस प्लान करती है लेकिन कॉजेस को आइडेंटिफाई करना प्राइमरी नहीं होता। एक्शन स्टडी में क्या होता है, जस्ट सॉल्यूशंस फाइंड किए जाते हैं। पायलट स्टडी तो ये एक टेस्ट स्टडी है जो लार्जर स्टडी से पहले छोटे जो है एक स्मॉल अमाउंट से की जाती है। तो डायग्नोस्टिक स्टडी बेस्ट रहेगा क्योंकि डायग्नोस्टिक स्टडी का मेन पर्पस पहले तो किसी प्रॉब्लम्स के रीजन जानना, उसके बाद उसके सॉल्यूशंस को एनालाइज करना होता है ताकि इश्यू को रिजॉल्व किया जा सके। ठीक है, नाउ question number 23. The main problem in questionnaire is dash.
ऑप्शन ए accessible to diverse respondent. Option B, greater anonymity. Option C, shows an inability of respondent to provide information. Option D, none of above. तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि क्वेश्चनर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा, shows an inability of respondent to provide information, क्योंकि कुछ केसेस में रिस्पॉन्डेंट्स प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं दे पाते। अब बात करें तो ये जो है ये पॉजिटिव एस्पेक्ट है, प्रॉब्लम नहीं है। देन ये भी एक एडवांटेज है जो रिस्पॉन्डेंट्स को कंफर्टेबल बनाता है, ठीक है। और जो है इसीलिए यहाँ पे जो करेक्ट जो आंसर है, मतलब क्योंकि क्वेश्चनर की प्रॉब्लम पूछी गई है तो वो ऑप्शन सी रहेगा, क्योंकि क्वेश्चनर में कभी कभी रिस्पॉन्डेंट्स के पास एनफ नॉलेज या इंफॉर्मेशन नहीं होती जो स्टडी के लिए जरूरी होती है, जो कि मेजर प्रॉब्लम बन सकती है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, wrong questionnaire is an example of dash. Option A, primary data collection problem. Option B, secondary collection problem. Option C, A and D both. Option D, none of above. तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि गलत क्वेश्चनर एक एग्जाम्पल है किसी प्रॉब्लम का, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट रहेगा दैट विल बी प्राइमरी डेटा कलेक्शन प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये करेक्ट आंसर है, क्योंकि क्वेश्चनर से प्राइमरी डेटा कलेक्ट होता है और अगर वो गलत हो तो प्रॉब्लम होती है। सेकेंडरी कलेक्शन प्रॉब्लम, तो सेकेंडरी डेटा वो डेटा है जो पहले से अवेलेबल हो तो क्वेश्चनर या ये प्रॉब्लम नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंगली ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा, क्योंकि अगर जो है रॉन्ग क्वेश्चनर है वो तो ऑब्वियसली प्राइमरी डेटा में ही क्वेश्चनर यूज किया जाता है, तो रॉन्ग क्वेश्चनर जो है वो जो है वो प्राइमरी डेटा कलेक्शन प्रॉब्लम ही शो करता है, यानी गलत क्वेश्चनर से प्राइमरी डेटा इनएक्यूरेट हो सकता है जो एनालिसिस में एरर्स का रीजन बनता है। नाउ आज के सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 25, व्हिच टेक्निक इज जनरली फॉलोड व्हेन द पॉपुलेशन इज फाइनाइट। ये क्वेश्चन तो मुझे लगता है बहुत बार रिपीट हुआ है, अगेन ये मैं आज एक्सप्लेन करने जा रही हूँ कि जब पॉपुलेशन लिमिटेड यानी फाइनाइट होती है तब कौन सी टेक्निक फॉलो की जाती है। ऑप्शन ए सिस्टमेटिक सैम्पलिंग टेक्निक, ऑप्शन बी परपोजिव सैम्पलिंग टेक्निक, ऑप्शन सी एरिया सैम्पलिंग टेक्निक और ऑप्शन डी नन ऑफ अबव। तो ऑब्वियसली आपको ये क्वेश्चन तो याद हो ही जाना चाहिए, दैट विल बी ऑप्शन इज सिस्टमेटिक सैम्पलिंग टेक्निक, ठीक है। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग टेक्निक में क्या होता है कि एक पैटर्न फॉलो किया जाता है, जैसे कि सपोज जैसे 1 to 100 का सैंपल लिया है तो इसमें जैसे सिस्टम फॉलो किया कि जो है फर्स्ट 10 जो है लेने हैं मेंबर्स इसमें से तो उसमें भी क्या बोल रहे हैं कि एवरी 10th लेंगे, और स्टार्ट जैसे सपोज हमने 5 से किया, 5 के बाद एवरी 10th यानी 15th 25 35 इस तरह से जब तक 10 मेंबर नहीं हो जाते तब तक ये लेते रहेंगे। तो ये एक सिस्टमेटिक पैटर्न फॉलो करता है, और ये जो है जनरली जब पॉपुलेशन फाइनाइट होती है वहां पे अप्लाई किया जाता है। परपोजिव सैम्पलिंग टेक्निक, तो ये जो है ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है पर फाइनाइट पॉपुलेशन के नहीं। एरिया सैम्पलिंग टेक्निक, तो ये जो है एरिया के बेसिस पर सैम्पलिंग है लेकिन पॉपुलेशन साइज से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, इसलिए यहाँ पे सिस्टमेटिक सैम्पलिंग टेक्निक ज्यादा बेहतर रहेगा। स्टूडेंट, अगर आपने अभी तक हमारे कोर्स को परचेज नहीं किया है तो आप जाके हमारा जो है कोर्स परचेज कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। एंड डेफिनेटली अगर आप वो कोर्स परचेज करेंगे तो डेफिनेटली आप एग्जाम क्रैक कर पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।